हेलो स्टूडेंट, चित्रांश एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीएस का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। ये है पार्ट 9 है। इसके पहले 8 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और आपको जैसे कि पता है कि हम हर एक वीडियो में जीएस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं और ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं यूपीएससी और यूपीएसआई जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपीएसआई का उससे रिलेटेड और वीडियो है, लेखपाल है, एसएससी है, यूपी ट्रिपल एससी है, इस तरीके के जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसमें है सब आपको सॉल्व कराए जाते हैं। ये जो वीडियो है इसमें आपको एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे आपको देख करके आपको उसको जो है प्रैक्टिस कर सकें और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे कि उससे कोई भी वीडियो अपलोड हो चैनल पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको मैथ पढ़नी है तो हमारे वीडियो में हमारे जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और शॉर्ट हैंड सीखना है तो उस शॉर्ट हैंड की भी प्लेलिस्ट है, हिंदी शॉर्ट हैंड। आपको जो है वीडियो पढ़े हुए आप 1 बाय 1 जो है डे 1 डे 2 करके आप सीख सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। और चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कि पहला क्वेश्चन है महाजनपद निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महाजनपद और राजधानी: अस्मक, विराटनगर, अंग, चंपा और चेदी, सुक्तिमती। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा है ऐसा जो सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। अस्मक जैसे कि विराटनगर है, तो अस्मक की जो राजधानी है वो है गोदावरी घाटी और पांड। क्या है? अस्मक की राजधानी गोदावरी घाटी और पांड। अंग की चंपा भागपुर चंपा है। चेद की बुंदेलखंड सुक्तिमती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन केवल 1 नंबर है वो गलत है। तो उसमें क्या होगा? अस्मक का गोदावरी घाटी या पांड। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे। बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। तो इसमें जो होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा महाजनपदों के बारे में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है, जैसे कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। मतलब बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इसमें जो है हमें महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? बौद्ध मत का एक पंथ था, जैन मत का एक पंथ था, एक गणतांत्रिक जनजाति थी या चोलों के सामंत थे? तो प्राचीन भारत तो योद्धे पंजाब तथा हरियाणा के कबायली गणतांत्रिक जनजाति थे और इनके द्वारा भारी मात्रा में तांबे के सिक्के जारी करने के प्रमाण मिले हैं, जो इनकी व्यापारिक अभिरुचि तथा सहभागिता को भी बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक गणतांत्रिक जनजाति है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है क्या है? वो चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रियदर्शी। तो जो अधिकांश के ज्यादातर जो शिलालेख या अभिलेख जो भी मिले हैं वे उसमें जो है क्या कहा गया? प्रियदर्शी कहा गया है। तो इस तरीके से कुछ शिलालेखों में देवानाम प्रिय तथा अशोक नाम का भी जो है वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुमिनेदेई, विशिष्ट कलिंग राज्य देश, मास्की। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मास्की। जो अशोक के जो अभिलेख है उसमें व्यक्तिगत रूप से जो नाम का उल्लेख हुआ है वो मास्की, गुर्जर, नेतूर और उडेगोलम जो है से मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी जो है
रुद्र का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें भी अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है पहला और 10वां शिलालेख, पहला और 11वां शिलालेख, दूसरा और 13वां शिलालेख, दूसरा और 14वां शिलालेख। तो कौन सा शिलालेख है? तो दूसरा और 13वां शिलालेख है, क्योंकि अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्य, चोल, चेर, पांड्य एवं सत्यपुत्र की जानकारी मिलती है। अब पहले अभिलेख में पशुबलि की निंदा, 10वें में ख्याति व गौरव की निंदा, 11वें में धम्म नीति की व्याख्या तथा 14वें में जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का जो है वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित राजवंशों में से एक का शासन था, मतलब किसका शासन था जब सिकंदर ने उत्तर भारत पर हमला किया था? तो नंद का था, मौर्य का था, शुंग का था या कर्ण का था? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें जो होगा वो सही होगा कि किसका था? नंद का था। तो सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर बोलते हैं, 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और उस समय भारत पर जो है नंदों का शासन था। ठीक है, तो 4 वंश जैसे कि नंद है, मौर्य है, शुंग व कर्ण है, एक क्रम है। तो इसमें जो सबसे कौन था? नंद था। उसका अगला है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से संबद्ध है, किससे संबद्ध है? महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या है ऑप्शन नंबर डी? समुद्रगुप्त। तो कौशाम्बी जो अभिलेख, जो इलाहाबाद अभिलेख है, समुद्रगुप्त के प्रशस्त पत्र के रूप में प्रसिद्ध है और समुद्रगुप्त के राज्य कवि जो हरिसेन ने इसको लिखा था और यह मूल रूप से अशोक द्वारा उत्कीर्ण अभिलेख था, परंतु इसकी संबद्धता समुद्रगुप्त से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त सेकंड, अशोक या बिंबिसार? तो कौन था? ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे बिंदुसार का पुत्र अशोक महान थे और जिनमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था अशोक महान। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था वो बिंदुसार था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्त के नाम से जाना जाता है? प्रयाग प्रशस्त के नाम से इलाहाबाद शिलालेख, ऐहोल शिलालेख, मेहरौली शिलालेख, हरथीगुम्बा शिलालेख। तो समुद्रगुप्त की दरबारी कवि जो इसमें कवि हरिशेर द्वारा जो रचित प्रयाग प्रशस्त अभिलेख को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। और रविकीर्त ने ऐहोल शिलालेख की रचना की थी। यह शिलालेख बीजापुर में स्थित है। इस शिलालेख में हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्धों का वर्णन किया गया है। और मेहरौली शिलालेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, क्योंकि हाथीगुम्बा शिलालेख का संबंध साकेल राजा से है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? श्रीकांत शास्त्री, श्रीनिवास अयंगर, आर सामाशास्त्री, विलियम जोन्स। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी से होगा, आर सामाशास्त्री। तो ताड़ के पत्तों पर जो लिखी गई संस्कृत के हस्तलिपि को जो इकट्ठा करके जो खराब हो रही थी, अनेक हस्तलिपियों के संरक्षण के लिए एक लाइब्रेरी की स्थापना जो है आर सामाशास्त्री ने की थी। उन्होंने अर्थशास्त्र की खोज की तथा उसे प्रकाशित करवाया। उन्होंने 1891 में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसे मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 सही है। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। भारत में सिकंदर के सफल होने का कारण यही था कि भारत में कोई केंद्रीय सत्ता थी नहीं, इसका अभाव था। और उसके सैनिक बहुत ज्यादा कुशल थे। भारत के देशद्रोहियों ने सिकंदर का साथ दिया था। देशद्रोहियों में आम्भी नामक शासक प्रमुख था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। आम्भी, पुरु, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म नंद। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पुरु, पोरस जिसको बोलते हैं, पोरस को। तो पोरस जो है
सिकंदर ने झेलम के तट पर भारतीय राजा पुरु जो पोरस को पराजित किया था। पुरु का राज झेलम तथा चिनाब नदी के बीच में स्थित है और उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज उसे वापस कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखादत्त, अश्वघोष। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है और इसके लेखक विशाखादत्त हैं। विशाखादत्त की जो अन्य रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विशाखादत्त। निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? फ्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज। तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जस्टिन। चंद्रगुप्त और सैंड्रोकोटस तथा सिकंदर महान की मुलाकात की चर्चा जस्टिन द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? फ्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज। तो किसने किया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जस्टिन। तो चंद्रगुप्त मौर्य तथा सिकंदर महान की मुलाकात की चर्चा जस्टिन द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राज्य के तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था? जनपद, दुर्ग, मित्र या कोष। तो क्या था? ऑप्शन नंबर सी मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राजनीतिक नीतियां। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी तथ्यों का ज्ञान उपलब्ध है। इस ग्रंथ में ऐतिहासिक तथ्यों के स्थान पर राज व्यवस्था का उल्लेख है, मतलब राजनीतिक नीतियों का उल्लेख किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का। तो पटना के नजदीक बुलंदी बाग तथा कुम्हार नामक स्थान पर स्पूनर महोदय द्वारा खुदाई की गई थी और बुलंदी बाग से परकोटे तथा कुम्हार से लकड़ी से निर्मित महल का अवशेष प्राप्त हुआ था। तो लकड़ी से ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु या श्रावस्ती। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पाटलिपुत्र। कुम्हार नामक स्थल की खुदाई से पाटलिपुत्र नगर के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कलिंग शिलालेख से, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का सोपारा शिलालेख। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में इस बात का उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र में सिंचाई हेतु एक बांध का निर्माण करवाया था और इससे भी यह पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार भारत के पश्चिमी भाग में भी था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो राजधर्म की स्थापना अशोक, अकबर, रणजीत सिंह, शिवाजी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अशोक महान ने सहिष्णुता, उदारता तथा करुणा के आधार पर अपनी प्रजा के कल्याण हेतु एक राजधर्म की स्थापना की थी और एक प्रकार का सदाचार का नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो दक्षिण भारतीय तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नववां मुख्य शिलालेख और प्रथम स्तंभ शिलालेख। अशोक के द्वितीय शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र तथा केरल पुत्र आदि दक्षिणी राज्यों का विवरण दिया गया है। अशोक ने बहुत से शिलालेख लिखवाए थे जिनमें से अभी तक लगभग 40 से अधिक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 ईस्वी में इन शिलालेखों को पढ़ने की सफलता प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर
बी सही होगा, द्वितीय मुख्य शिलालेख। कौन सा? द्वितीय मुख्य शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अस्पताल तथा औषधि विभाग निर्माण करवाया था अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर ने, धन्वंतरी ने। तो अशोक युद्ध के लिए नहीं वरन जन कल्याणकारी कार्यों के लिए विख्यात था। उसने सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, कुआं खुदवाया, मनुष्यों तथा पशुओं के लिए अस्पताल तथा औषधि विभागों का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पाटलिपुत्र। मोगलिपुत्र तिस ने तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। किसने अध्यक्षता की थी? मोगलिपुत्र तिस ने तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी और इसका आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसका जो प्रमाण है वो सिंहली अनुश्रुति, दीपवंश तथा महावंश से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। तो इसमें अशोक और बिंदुसार जो थे, अशोक तथा उसका जो दशरथ बौद्ध धर्म को जो है मानने वाले थे, और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाया तथा कुछ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म को मानता था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा? अशोक और बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रज्जुक थे चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना में अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मौर्य शासन में अधिकारी। मौर्य शासन व्यवस्था में रज्जुक एक अधिकारी का पद था जो आज के जिला अधिकारी के बराबर होता है और इस का जो राजस्व की वसूली तथा न्याय व्यवस्था की कार्यप्रणाली की देखरेख करता था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थ दलालों को, व्यापारियों के काफिलों को और महाजनों को, तीर्थयात्रियों को। सार्थवाह का संबोधन मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों के लिए किया गया है। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्यापारियों के काफिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो अग्रहरित, युक्त, प्रादेशिक, रज्जुक। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अशोक के लेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार युक्त नामक अधिकारी राजस्व संग्रहण से संबंधित था। रज्जुक का संबंध भूमि पैमाइश से तथा प्रादेशिक मंडल का प्रमुख अधिकारी था जो वर्तमान में आयुक्त पद पर जो है आयुक्त पद का समान के बराबर ही है। तो अग्रहारिक नामक अधिकारी का उल्लेख मौर्य शासक व्यवस्था में नहीं था। किसमें? मौर्य शासक। तो कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? अग्रहारिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र। तो किसने बनाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप राजस्थान उत्तर मध्य प्रदेश में स्थित है और इस स्तूप का निर्माण अशोक सम्राट के द्वारा 3वीं शताब्दी ईस्वी में बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सांची का स्तूप किसने? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्राकृत। अशोक के शिलालेख में जो भाषाएं हैं प्राकृत, ब्राह्मी तथा खरोष्ठी है। आर्मेक लिपि में लिखा हुआ एक अभिलेख तक्षशिला में भी प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पाली, संस्कृत, प्राकृत या ब्राह्मी। तो किसमें? तो पत्थर का जो प्राचीनतम शिलालेख है किस भाषा में है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी। अशोक के प्राचीनतम शिलालेख जो प्राकृत भाषा में है। तो कुछ अभिलेख खरोष्ठी, आर्मेक तथा ब्राह्मी लिपियों में, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया है आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? पत्थर की पट्टियों पर, मोहरों पर, स्तंभों पर, सिक्कों पर। तो पत्थर की पट्टियों पर प्रथम उद्वाचन ब्राह्मी लिपि में हुआ था
और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप को हुआ था, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूं मैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, पत्थर की पट्टियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? नागार्जुनकोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी, मास्की। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का जो है पता चलता है, और कुछ स्थान जैसे कि पिपरवा, सोगौरा तथा महास्थान से भी इस लिपि के साक्ष्य जो है मिले हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुराधापुर। नेक्स्ट है, अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अशोक। तो अशोक द्वारा लिखा गया अभिलेखों में से देवाना प्रियदर्शी तथा राजा आदि उपाधियों से उसे उल्लेखित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? भाब्रू अभिलेख, 13वां अभिलेख, रुम्नेदेयी स्तंभ अभिलेख, मास्की का लघु शिलालेख। तो गुर्जरा, नेतुर तथा उडेगोलम तथा मास्की से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मास्की का लघु स्तंभ, रुम्नेदेयी स्तंभ, क्वीन स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भाब्रू स्तंभ लेख जो है इससे पता चलता है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट और बौद्ध धर्मावलंबी बताया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती है? नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, कालसी। तो कहाँ मिलती है? ऑप्शन नंबर डी, कालसी नामक स्थान जो है उत्तराखंड के देहरादून जिले में है, यहाँ से अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कालसी। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है? 13वें शिलालेख द्वारा, रुम्नेदेयी स्तंभ लेख द्वारा, ह्वेनसांग के विवरण द्वारा, प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है, और इस अभिलेख में भी जो है जानकारी मिलती है कि कलिंग युद्ध उसके शासनकाल में के 8वें वर्ष में हुआ था, और इस युद्ध से अशोक को काफी दुख भी पहुंचा था। इसके लिए उसने पश्चाताप भी किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 13वें शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख 13, शिलालेख 12, स्तंभ लेख 8 और भाब्रू लघु शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शिलालेख 12वें में से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति भावना व्यक्त की गई है और इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रयास की अभिव्यक्त की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, शिलालेख 12। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि वह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। शिला अभिलेख 1, शिलाभिलेख 5, शिलाभिलेख 9 और शिलाभिलेख 11। तो ऑप्शन नंबर कौन से? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, शिला अभिलेख 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड, सामानों की कुर्की, कारावास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या दिया जाता था? मृत्युदंड। तो मेगास्थनीज का कृत निकाय में लिखा गया है कि मौर्य काल में 30 सदस्यों की विभिन्न समितियां थीं, नगर प्रशासन के संचालन हेतु समितियां थीं, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर को वसूल करने की जिम्मेदारी छठी समिति की थी, और बिक्री कर की चोरी करने वाले को मृत्युदंड क्या दिया जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मृत्युदंड। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? 4, 5, 6 और 7।
तो किसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? दिव्यवादन, अर्थशास्त्र, इंडिका और अशोक का शिलालेख। तो मेगास्थनीज तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज की इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग 1 बलि थे? सैन्य विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासकीय विभाग। तो क्या थे? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राजस्व के स्रोत। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह वर्णित है कि राजा भूमि का मालिक होता था, फसल उत्पादन में भी उनका हिस्सा बनता था, इसे भाग कहा जाता, बल्कि भी एक प्रकार का कर था। तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, अग्रोनोमाई और शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष और अक्राध्यक्ष। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सीताध्यक्ष। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अधिकारी होता था और अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी होते थे। शुल्काध्यक्ष व्यापार था, व्यवसाय पर की वसूली करता था और खाने का नियंत्रण अक्राध्यक्ष करता था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सीताध्यक्ष। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऊसर भूमि। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल मान का प्रभारी था? पौत्ताध्यक्ष, पर्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष या सूनाध्यक्ष। तो कौन था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पौतवाध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पकंदक संनिरोधय मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला कौन सा जुर्माना था? पीने के पानी को गंदा करने पर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, कूड़ा फेंकने पर या मंदिर के को गंदा करने पर। तो सड़क पर कीचड़ फैलाने के लिए जो है ये जुर्माना लगाया गया था, पंकोद संनिरोधे जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, अर्थशास्त्र। तो किसमें जो है वर्जित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मनुस्मृति। मनुस्मृति के जो 38वें खंड में इस बात का वर्णन किया गया है कि विधुर पुनर्विवाह कर सकता है, परंतु विधवा स्त्री पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था? क्षत्रियों का, व्रात्य क्षत्रियों का, वैश्यों का या शूद्रों का। तो अब ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मनु ने विदेशियों को व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक दर्जा दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्रात्य क्षत्रियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की आवश्यकता का ध्यान में रखते हुए इस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन या स्कंदगुप्त। तो कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, मौर्य काल में कोष्ठाध्यक्ष क्या था? विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली जानकारी, अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से लिया जाने वाला कर, पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाने वाला कर और पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाने वाला कर, या सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पर लगाया जाने वाला कर। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पर लगाया जाने वाला कर कौष्ठाध्यक्ष कहलाता था। और विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट को औपनिक तथा अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से लिया जाने वाला कर पार्श्व कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित 18 तीर्थों से संबंध युग्म पर विचार करना है कि समाहर्ता, राजकीय कोषाध्यक्ष, व्यापारिक, व्यवहारिक, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, कर्मांतिक, उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक है। तो केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, या दो और तीन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी केवल दो सही है, क्योंकि समौरकालीन तीर्थों में समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख था तथा राजकीय कोषाध्यक्ष ने संनिधाता कहा जाता है और व्यापारिक न्यायालय का न्यायाधीश था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल दो। मौर्यकालीन तीर्थों में समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, राजकीय कोषाध्यक्ष को संनिधाता कहा जाता था और व्यवहारिक न्यायालय का न्यायाधीश था। फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को कंटक शोधन कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसेहरा तथा सहबाज गढ़ी के अशोक के लेख किसमें लिखे हुए हैं? प्राकृत भाषा खरोष्ठी लिपि, प्राकृत भाषा ब्रह्मलिपि, प्राकृत आरामाइक भाषा ब्रह्मलिपि, आरामाइक भाषा खरोष्ठी लिपि। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आरामाइक भाषा खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यों के शासन में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का प्रयोग किया? स्वर्ण एवं चांदी, चांदी एवं ताम्र, ताम्र एवं कांसा, स्वर्ण एवं ताम्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्वर्ण तथा चांदी। मौर्य के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए स्वर्ण एवं चांदी का प्रयोग किया जाता था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद चाणक्य ने की, जो बाद में चंद्रगुप्त के सेनापति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहले ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं फिर। ऑप्शन नंबर अशोक में है कि अशोक द्वारा प्रचारित धर्म क्या था? बौद्ध मत के सिद्धांत, आजीविकों और चारवाकों के दर्शन का मिश्रण और उस समय के अधिकांश समुदायों के सिद्धांत से संगत आचार व्यवस्था और राज्य की धार्मिक नीति। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उस समय के अधिकांश समुदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचारित धर्म क्या था? बौद्ध मत के सिद्धांत, आजीविका और पर्यटकों के दर्शकों का मिश्रण, उस समय के अधिकांश समुदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था, राज्य की धार्मिक नीति। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उस समय के अधिकांश समुदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग समुचित रूप से सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मेगस्त्य चंडिका सही है, मेगस्त्य अश्वघोष बुद्धचरित ये भी सही है, पाणिनि महाभाष्य और विशाखादत्त मुद्र राक्षस, विशाखादत्त मुद्र राक्षस सही है। पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी की रचना की थी और ये संस्कृत भाषा में व्याकरण की प्रथम पहली पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पाणिनि। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक की एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? सांची, अमरावती, कनगनहल्ली, अजंता। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कनगनहल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? सांची, अमरावती, कनगनहल्ली, अजंता। तो कहाँ पाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कनगनहल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के दौरान एक जिले का प्रमुख राजस्व का प्रधान समन्वय तथा अपनी अधिकारिता के अंतर्गत सामान्य और सैन्य प्रकारों का प्रभारी अधिकारी किस रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रोरी, रज्जु, फौजदार और दस्तर। कौन सा जाएगा? चिरस्तदार। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रज्जु। मौर्य साम्राज्य के दौरान एक जिले का प्रमुख राजस्व का प्रधान समन्वयक तथा अपनी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मौर्य साम्राज्य के दौरान एक जिले का प्रमुख राजस्व का प्रधान समन्वय तथा अपनी अधिकारिता के अंतर्गत सामान्य और सैन्य प्रकारों का प्रभारी अधिकारी रज्जु को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा,
मणिग्राम मणिग्राम पश्चिमी चालुक्य शासकों के समय दक्षिण भारत व्यापारियों की एक प्रभावशाली गिल्ड थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये जो है कुल 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम, जो भी वनडे एग्जाम होगा उसके लिए जीएस के बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप हमारे वीडियो किसी तरीके से देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज मैंने जो ये वीडियो नंबर 9 बताया है, इसमें 50 क्वेश्चन बताए हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद।